गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये 12th क्लास बायोलॉजी के 3rd चैप्टर का 5th लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अंडाणु जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आतर्व चक्र, मेस्चुअर साइकिल। ठीक है ना। आतर्व चक्र बच्चों क्या होता है? मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी और मनुष्य में होने वाले जनन चक्रों को हम क्या बोलते हैं? आतर्व चक्र बोलते हैं। प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन या फिर मेनार्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आतर्व चक्र 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्रों को हम क्या बोलते हैं? आतर्व चक्र कहते हैं। बच्चों एक बात देखिए, इसमें क्या नोट करने वाली पॉइंट है कि रजोदर्शन, प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन या फिर मेनार्क बोलते हैं। अब ये 28 से 29 दिन के बाद पुनः क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक, तो इसलिए ये चक्र के रूप में चलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आतर्व चक्र कहते हैं। प्रत्येक आतर्व चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। बच्चों जब आतर्व चक्र चलता है तो उसके बाद क्या होता है? अंडाणु उत्सर्जित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अंडाशय में एक चक्र चलता है जिसे हम अंडाशय चक्र बोलते हैं, और गर्भाशय में एक चक्र चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय चक्र बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या होता है। अंडाशय में 1 से 3 दिन तक पुट्टिकीय अवस्था का प्रारंभ होता है। आप लोगों ने जब अंडाणु जनन पढ़ा था तो आपने उस पर देखा था ना, पुट्टिकीय अवस्था, प्रथम पुट्टिकीय अवस्था, द्वितीय पुट्टिकीय अवस्था, फिर ग्राफी पुटक बन रहे थे। ठीक है ना। तो क्या होता है? अंडाशय में 1 से 3 दिन तक पुट्टिकीय अवस्था का प्रारंभ होता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि से बच्चों क्या होता है? FSH हार्मोन, ठीक है ना, का स्राव होता है, जिससे अंडाणु पुट्टिका का क्या होता है? विकास होने लगता है। जो अंडाणु पुट्टिका होती है बच्चों, उसका क्या होता है? विकास होने लगता है। वैसे ही तुरंत क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन, जिससे क्या होता है? 1 से 13 दिन तक ये घटना होती है। ठीक, 14वें दिन बच्चों क्या होता है? LH हार्मोन का महत्तम स्राव होता है, और जब LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अधिकतम स्राव हो जाता है तो उस समय को हम क्या बोलते हैं? LH सर्च कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? LH सर्च। याद रखने की पॉइंट है कि LH सर्च क्या होता है। तो LH सर्च क्या होता है कि 14वें दिन जब LH हार्मोन का स्राव अधिकतम होता है तो उस स्तर को हम क्या बोलते हैं? LH सर्च कहते हैं। LH के महत्तम स्राव के कारण बच्चों क्या होता है? जो आपकी ग्राफियन पुट्टिका रहती है वो क्या होती है? फट जाती है। ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है, जिसके कारण द्वितीयक अंडक अंडाशय से बाहर निकल जाते हैं, और क्या होता है? अंडोत्सर्ग का, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग, है ना। द्वितीयक अंडक आपने देखा था, अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीयक अंडक, द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाएं बन रही थी। द्वितीय अंडक ये ग्राफिन पुटक को फोड़ कर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसे ही अंडाशय को द्वितीय पुटक से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। चलिए अंडाणु बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आते हैं। आपको पता है कि अंडवाहिनी कहाँ पे थी? ये आपका नलिका थी। ठीक है, आपका यहाँ पे योनि मार्ग था, यहाँ पर आपकी अंडवाहिनी थी, यहाँ पे आपका अंडाणु था। ठीक है ना। तो अंडाणु जो ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु निकला वो कहाँ पे आता है? अंडवाहिनी में आता है। ठीक, अंडोत्सर्ग के बाद पीत्वावस्था होती है, जो ग्राफीय पुट्टिका में हो और द्वितीयक अंडक को क्या करती है? मुक्त करने के बाद कार्पस ल्यूटियम में क्या होती है? बदल जाती है। जो बच्चों ग्राफियन पुट्टिका होती है आपकी, वो क्या होती है? द्वितीयक अंडक मुक्त करने के बाद वो ग्राफियन पुट्टिका किसमें बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, और पीतपिंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। पीतपिंड जो आपका ग्राफियन पुट्टिका था, जब उसने अंडक मुक्त कर दिया तो जो बचा हुआ भाग था उसको क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम या पीतपिंड कहते हैं। अब ये पीतपिंड क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है, जो कि गर्भाशय में अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। द्वितीय कंडक का शुक्राणु के साथ निषेचन अगर नहीं होता है, मान लो अगर द्वितीय कंडक बन गया और शुक्राणु के साथ अगर निषेचन हो गया, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, सगर्भता की स्थिति हो गई। ठीक है, यानी युग्मनज बनने का निर्माण चालू हो गया। लेकिन अगर मान लो शुक्राणु मिला नहीं, निषेचन की प्रक्रिया हुई नहीं, तो युग्मनज बनेगा नहीं, तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है? विघटन हो जाता है। लेकिन अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो गर्भ स्थापन हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बच्चों रहता है।
ठीक है ना। 9 महीने तक कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी क्या होता है, होता रहता है। प्रोजेस्टेरॉन बच्चों क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। गर्भाशय में आतर्व चक्र क्या होता है, अब देखिए अभी तक आप अंडाशय में आतर्व चक्र पढ़ते हैं, गर्भाशय आतर्व चक्र में क्या होता है, 1 से 5 दिन तक होता है। जो आपकी गर्भाशय की दीवार होती है बच्चों, मैंने बताया था गर्भाशय में 3 प्रकार की दीवार होती है, अंता, बाह्य और मध्य। तो उसकी जो गर्भाशय की दीवार होती है वो क्या होती है, टूटती है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त स्राव होता है। और 6 से 13 दिन में एंजियोस्पर्म का स्राव होता रहता है, जिससे गर्भाशय की अंतः दीवार का निर्माण क्या होता है, पुनः जो गर्भाशय की दीवार बच्चों टूटती है, ठीक है ना, टूटने के कारण क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। और 6 से 13 दिन में वापिस उसी जो दीवार टूटी है वापिस क्या होता है, उसका पुनर्निर्माण क्या होता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आतर्व चक्र 28 से 29 दिन के बाद वापिस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक, जिससे गर्भाशय की अंतः दीवार का पुनः निर्माण हो जाता है। गर्भाशय में प्रसृत भवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी पुनः निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रसृत भवन, यानी जो गर्भाशय की दीवार टूटती है जिसका रक्तस्राव होता है, वो दीवार पुनः क्या होती है, बनने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। स्त्री में यह आतर्व चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, रजनोनिवृत्ति या फिर मोनीपॉज कहते हैं। जब बच्चों मेनार्क किसे कहते हैं, कि जब हमारा किशोरावस्था में आतर्व चक्र शुरू होता है तो उस स्थिति को हम मेनार्क बोलते हैं। अंडोत्सर्ग का बोलते हैं, जब अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। प्रसृत भवन किसको बोलते हैं, कि हमारे गर्भाशय की दीवार पुनः वापिस बनने लगती है, उसको हम प्रसृत भवन बोलते हैं। रजनोनिवृत्ति किसे बोलते हैं, मोनीपॉज किसको बोलते हैं, कि जब आतर्व चक्र 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजनोनिवृत्ति या मोनीपॉज कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम किसे बोलते हैं बच्चों, याद रखने की बात है, मेन इंपॉर्टेंट। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के बाद द्वितीय कंडक निकलने के बाद जो ग्राफियन पुट्टिका बचती है, ठीक, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही कार्पस ल्यूटियम बदलते हैं। कार्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करना, ठीक है ना। तो अगर आपने ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को चेक कर लिया तो इससे हमें पता चल जाता है कि संगर्भता यानी संगर्भता की स्थिति है, गर्भ स्थापन हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार बुक में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अंडाशय चक्र चल रहा है, यानी ये जितनी घटना हो रही है वहां पे अंडाशय चक्र चल रहा है, और ये वाली घटना क्या है आपकी गर्भाशय चक्र में। दोनों चक्र एक साथ चलते हैं बच्चों। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपकी अंड कोशिका है, अंड कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, फिर पटपक पुटक बनाती है, ठीक है ना। फिर ग्राफी पुटक बन गया, ग्राफी पुटक कितना, 14वें दिन बच्चों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 14वें दिन क्या होता है, ये ग्राफी पुटक क्या होता है, फट जाता है और अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एक FSH हार्मोन, ठीक है ना, दूसरा LH हार्मोन, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए गर्भ स्थापन की स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है, अगर अधिक है तो गर्भ स्थापित हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की स्थिति क्या है, कम है, तो हम समझ लेंगे कि गर्भ स्थापन नहीं हुआ है। ये आपकी गर्भाशय घटनाएं हैं। अब देखिए पहले दिन थोड़ा सा अगर टूटा, ठीक है ना, रजोदर्शन आपका शुरू हो गया, ठीक है ना, ये आपकी ऋतुस्राव अवस्था है, ये आपकी पुटकी अवस्था है, ये आपकी स्रावी अवस्था है। फिर क्या होता है, अगले चक्र का प्रारंभ, यानी वापिस क्या होती है, आपकी दीवार क्या होती है, बनने लगती है, ठीक है। तो ये था आपका आतर्व चक्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, निषेचन एवं अंतारोपण। निषेचन एवं अंतारोपण क्या होता है बच्चों, स्त्री एवं पुरुष में। निषेचन मतलब क्या होता है कि जब एक नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री एवं पुरुष के निषेचन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्राणु स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, जिसे हम वीर्य सेचन कहते हैं। गतिशील शुक्राणु, बच्चों आपको पता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनमें क्या होती है, पूंछ पाई जाती है। मैंने आपको एक्रोसोम की आपको शुक्राणु की संरचना बताई थी। तो इसकी पूंछ के कारण क्या होते हैं, ये गति करते हैं और अंडाणु से जाकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक। तो गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर, गर्भाशय ग्रीवा आपको पता है कि ये आपकी थी गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है ना। गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र पर, बच्चों आपने देखा था ये आपका तुम्बिका क्षेत्र था, ठीक है ना, ये आपकी क्या थी, यहाँ पे तुम्बिका क्षेत्र था, यहाँ पे स्थमस था आपका। यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हैं
और तुमिका क्षेत्र पर जाकर अंडाणु से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यदि इस समय अंडाणु तुमिका क्षेत्र पर पहुंच जाए तो ही निषेचन होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अंडाणु और शुक्राणु एक समय पर तुमिका क्षेत्र में पहुंचेंगे तभी निषेचन होगा, नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया होती नहीं है। यदि इस समय शुक्राणु निषेच क्षेत्र पर पहुंच जाए तो निषेचन होगा, और यदि अंडाणु उस समय तुमिका क्षेत्र पर नहीं पहुंचते हैं तो निषेचन नहीं होता है। यही कारण है कि निषेचन की क्रियाएं संगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। संगर्भता कैसे पहुंचेंगी बच्चों? अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, युग्मनज नहीं बनेगा और नए शिशु का निर्माण होगा नहीं। तो चलिए, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु संलयन की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। डिफिनीशन देखिए, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु संलयन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान बच्चों क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण के स्तर पे संपर्क में आता है। मैंने बताया था कि आपका जो द्वितीय कंडक बनता है, ठीक है ना, द्वितीय कंडक के चारों ओर एक जेनु पेलुसिडा की, जोना पेलुसिडा की क्या होती, लेयर बन जाती है, जो क्या करती है, अंड की रक्षा करती है ना, अंडावरण हो जाता है द्वितीय कंडक में। तो जो शुक्राणु के ऊपर बच्चों मैंने बताया था क्रोमोसोम, जो टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, वो इस अंडावरण को क्या करती है, भेदने का कार्य करती है, यानी इस कोशिका को फाड़ने का कार्य करती है। तभी इसका केंद्रक और इसके केंद्रक आपस में मिलेंगे, तभी युग्मनज बनेगा। ठीक, तो जो आपका शुक्राणु होता है वो इसको अंडावरण को भेदने का कार्य करता है। ठीक, आपने देखा था कि वो ऊर्जा कहाँ से उसको मिल रही थी, एक्रोसोम में कई प्रकार के एंजाइम भरे हुए थे, ठीक, जो इसको भेदने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु एक अंडाणु को प्रवेश करता है, तुरंत ही जो ये अंडावरण की परत होती है ये निषेचन परत में बदल जाती है, निषेचन पटल में बदल जाती है। ठीक है ना, जो आप अभी ये जोना पेलुसिडा था वो निषेचन पटल में क्या होती है, बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? ताकि दूसरा शुक्राणु इसको स्पर्श ना कर पाए, दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। ये कैसी हो जाती है, थोड़ी दृढ़ हो जाती है। ठीक, तो यही चीज देखिए लिखा है, निषेचन दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण स्तर के संपर्क में आता है। एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद दूसरा शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है ना, जब एक अंड कोशिका है मान लो, ठीक, और दूसरा एक शुक्राणु इसमें प्रवेश कर गया, ठीक, तो दूसरा शुक्राणु इस अंड कोशिका के साथ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि दूसरा शुक्राणु दूसरे शुक्राणु को अंडे के साथ नहीं मिलने देगा, इसके ऊपर एक परत बना देगा, जो परत बहुत ढीढ़ हो जाती है। एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद दूसरा शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अंड पटल होती है वो निषेचन पटल में क्या होती है, बदल जाती है और मजबूत हो जाती है। शुक्राणु के प्रवेश के बाद ही द्वितीयक अंडाणु, मैंने पहले भी आपको जब बताया था युग्मक जनन में जब मैंने अंडाणु जनन आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन तभी होगा जब निषेचन के समय ही होता है। प्राथमिक अंडाणु बने थे तो द्वितीयक अंडाणु का विभाजन कब हुआ था? जब निषेचन की बात हुई थी। शुक्राणु के प्रवेश के बाद ही द्वितीयक अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन करता है और नर तथा मादा युग्मक संलयन, यानी अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो 23 हो जाएगा, का निर्माण करते हैं, और युग्मनज यानी 23 नर हो गए, 23 मादा हो गए। बच्चों मिलके ये नर हो गई, ये मादा हो गई, ठीक है, मिलके युग्मनज का निर्माण यानी 46 गुणसूत्र वाले जाइगोट की क्या करते हैं, रचना कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, निषेचन और अंतरोपण टॉपिक था। अब क्या होता है बच्चों, नर और मादा में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 23 है जैसे आपकी है, तो एक्स और वाई गुणसूत्र में क्या हो, नर में क्या होगा एक्स और वाई, और मादा में क्या होता है एक्स एक्स। तो ये आपके 2n है, ठीक, तो x इसका n हो गया, इसका n, y इसका n, ठीक, फिर 2n है x x, ये n, यानी गुणसूत्र। अब बच्चों क्या होता है कि मान लो x गुणसूत्र आपको पता होगा, x गुणसूत्र अगर x के साथ मादा के x के साथ मिल गया तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़की। फीमेल के अगर x के साथ और जेंट्स का नहीं नर का अगर y मिल गया तो होने वाली संतान क्या होगा, लड़का। ठीक है, इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, x और y से गुणसूत्रों के से हमें पता चल जाता है कि होने वाली संतान लड़का है या फिर लड़की है। बच्चों अब युग्मनज बन गया, जब जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है, जाइगोट में समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
समसूत्री विभाजन की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ती है तब यह 2, 4, 6, 8, 16 संतत कोशिकाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसे हम कोरक खंड या फिर ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अभी आपको बताती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। जाइगोट बनने की बात है बच्चों। जाइगोट बन गया, जाइगोट मान लो ये बन गया, इसमें विभाजन क्या होता है, शुरू हो जाता है। विभाजन इतना होता है, ठीक है ना, जब 16 तक की कोशिकाएं बन जाती है तो उस खंड को हम क्या बोलते हैं, कोरक खंड या फिर ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 से 16 वाले भ्रूण खंड को हम क्या बोलते हैं, तूतक या फिर मॉरूला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और गर्भाशय जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है या कोरक कुटी या फिर ब्लास्टोमियर्स के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, यह जैसे जैसे ही क्या होता है, गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ये ब्लास्टोमियर्स के रूप में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक कुटी के कोरक खंड की बाहरी परत पर लगे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोष कोरक या फिर ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर समूह में जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें हम अंतर कोशिकीय समूह या फिर इनर सेल मास कहते हैं। अब पोष कोरक गर्भाशय अंत स्तर से क्या होता है, संलग्न हो जाता है। जैसे ही पोष कोरक संलग्न होता है, गर्भाशय कोशिका तेजी से क्या होती है, विभाजित होने लगती है और पूरे अंड कोशिका यानी कोरक कुटी के चारों तरफ से घेर लेता है और इसको घेरने के बाद कोरक कुटी पूरी तरह से गर्भाशय की दीवार में क्या होती है, धंस जाती है और जिसे अंतारोपण या फिर इम्प्लांटेशन कहते हैं, गर्भ स्थापन बच्चों कहते हैं इसको, कि जो आपका युग्मनज बना वो गर्भ में आकर किस तरीके से लग गया और ये 9 महीने तक लगा रहता है और 9 महीने के बाद लगने के बाद जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जाकर एक नए शिशु का निर्माण होता है। तो चलिए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले बच्चों आपका ये मादा युग्मक का चित्र है, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका की, इस अंड कोशिका में अंड होंगे, ये चले जाते हैं बच्चों कीपक की सहायता, झालर इनको अट्रैक्ट करती है, कीपक की सहायता से कहाँ चले जाते हैं, एम्पुला के स्थान पर चले जाते हैं, यहाँ पर एम्पुला स्टमस जंक्शन पे आ जाते हैं। अब ये अंड कोशिका आ गई बच्चों और योनि मार्ग द्वारा क्या होता है, आपका शुक्राणु क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करता है तो आपको पता है कि इस पर एक्रोसोम का क्या है, एक्रोसोम पाई जा रही है, जो क्या करेगा, इसको भेदने का कार्य करेगा। इसके केंद्रक, इसके केंद्रक, आपको पता है ना कि इसमें एक दीर्घीकृत केंद्रक पाया जाता है। इसके सर में मैंने बताया था कि शुक्राणु के सर में एक दीर्घीकृत केंद्रक पाया जाता है। तो अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिल गए, यानी जब नर और मादा आपस में मिल गए तो आपको पता है क्या बना लिया इन्होंने, युग्मनज बना लिया। ठीक, युग्मनज बना लिया। अब बच्चों युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, युग्मनज आपका कैसा है, 2n है। ठीक, अब देखो नीचे देखिए, आप युग्मनज का विभाजन हुआ, ये आपका युग्मनज बन गया बच्चों। ठीक, युग्मनज का विभाजन होता है, विभाजन हुआ एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से इनका विभाजन हुआ तो ये 2, फिर ये 2 4, इसका विभाजन हुआ तो इनसे 2, इनसे 2, इनसे 2, इनसे 2 यानी 8, फिर इस 8 का विभाजन हुआ तो कितना बचा, कितना बना 16, 16 का विभाजन हुआ तो 32, 32 का विभाजन तो 64। इस प्रकार से क्या होता है, विभाजन क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। तो जो 8 से 16 तक की कोशिकाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं उनको, ब्लास्टोमियर्स। 16 से 32 तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मारुला अवस्था या फिर तूतक अवस्था। क्या बोलते हैं, मारुला अवस्था। जो 16 से आपकी 32 तक की अवस्था है इसको हम बोलते हैं मारुला अवस्था या फिर तूतक अवस्था। अब जो आपकी जो 64 वाली कोशिकाओं का, हमारे 64 कोशिकाओं जो बट गई, उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वो कोशिका क्या होती है, ब्लास्टुला अवस्था में होती है। ठीक है ना, ब्लास्टुला अवस्था, ब्लास्टुला बाद में किसमें बदल जाती है, ब्लास्टोसिस्ट में। मैंने बताया ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या बोलते हैं, पोष कोरक बोलते हैं। ठीक है ना। अब जो बच्चों आपका गर्भाशय का स्तर है, ये आपका गर्भाशय हो गया। ठीक, गर्भाशय के स्तर पर क्या होता है, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट जाकर क्या होता है, लग जाता है। ठीक है ना। गर्भाशय के अंत स्तर पर मैंने बताया था गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, मध्य स्तर, बाह्य स्तर। आपका बाह्य स्तर है, आपका मध्य स्तर है, आपका अंत स्तर है। तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना, युग्मनज के बाद जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना वो क्या होता है, गर्भाशय की दीवार पर क्या होता है, लग जाता है और ये आगे जलकर क्या होता है, कई सारी कोशिका में क्या होता है, विभाजित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से क्या होता है, नए शिशु का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःरोपण यानी
और ये ब्लास्टोसिस्ट 9 महीने तक क्या होता है, लगा होता है, और शिशु के निर्माण के बाद क्या होता है, ये हट जाता है। अगर बच्चों ब्लास्टोसिस्ट नहीं लगा यानी निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय की अंतः दीवार वापस टूटने लगती है और फिर हमको ऋतुस्राव क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए एक बार बुक में देख लेते हैं बच्चों इसको। आप बुक से समझिए। सबसे पहले बच्चों ये आपकी क्या है, अंड कोशिका है। अंड कोशिका में आप सेकंड में देखिए शुक्राणु कोशिका आई। शुक्राणु कोशिका बच्चों देखिए आपस में मिले, अंड और शुक्राणु क्या हो गए, आपस में मिल गए, तो इन्होंने क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया। यहां से बच्चों युग्मनज बन जाएगा, इनका जाइगोट बन गया। जाइगोट में विभाजन हुआ, 2 सेल बनी। इन 2 सेल में विभाजन हुआ, 4 सेल बनी। 4 में विभाजन हुआ, 8 सेल बनी। तो इन अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है ना। इसको इतनी अवस्था को 8 तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। अब 8 के बाद इनका विभाजन 16 कोशिकाओं में हुआ, 16 के बाद 32 में हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तूतक अवस्था या फिर मॉरुला अवस्था। ठीक। 8 के बाद ये 16 में बन गई, 16 से 32 में बन गई, मैंने आपको बताया है। तो इस 16 से 32 अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तूतक अवस्था। ठीक। अब ये देखिए क्या होता है, इसके बाद ये तूतक अवस्था किसमें बदल जाती है, ब्लास्टोमियर्स में। जब आगे और हो जाता है तो किसमें बदल जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में। किसमें बदल जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट बाद में किसमें बदल जाता है, ट्रोफोब्लास्ट में। और ट्रोफोब्लास्ट देखिए आपका ये ए है, युग्मनज टूटा, बी सी डी ई एफ जी एच। एच में क्या होता है, ये गर्भाशय की अंतर दीवार यानी जो आपकी अंतिम अवस्था है। ठीक। अंतिम अवस्था में जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इसकी दीवार पर क्या होता है, आकर लग जाता है, गर्भाशय की दीवार पर क्या होता है, आकर लग जाता है। और इसके बाद इनर सेल लेयर से आकर क्या होता है, ये लग जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भ स्थापन बोलते हैं। गर्भ की दीवार से आकर लगना, यानी इसका मतलब कि अंतारोपण क्या होता है कि गर्भाशय का, ट्रोफोब्लास्ट का, ठीक है ना, गर्भाशय की दीवार से आकर लगना ही क्या होता है, अंतारोपण कहलाता है। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसमें कई सारा विभाजन, इसकी जो कोशिकाएं होती है यहाँ पर उसमें विभाजन शुरू हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप नई क्या होता है, नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतारोपण। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम संगर्भता यानी प्रेगनेंसी और भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।